हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अभी हम 1 फरवरी को हुए अर्थशास्त्र के क्वेश्चन के आंसर की को लेकर हाजिर हैं। तो आप यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा पेन ले लेते हैं हम लोग, कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 इंटरमीडिएट, ये देखिए एनुअल परीक्षा है। विषय कोड भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं हम लोग अपने आंसर की के तरफ। देखते हैं आज का आंसर की क्या है। हमारा सेट एफ है। यदि आपका एफ है तो आप डायरेक्ट मिलाते चलिए, अन्यथा हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, आप अपने क्वेश्चन का आंसर मिलाते जाइएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए थोड़ा सा, ये हमारा क्वेश्चन का पहला और दूसरा पेज है। चलिए देखते हैं हमारा तीसरा पेज के बारे में। तीसरा पेज यहां से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, कहता है कि अन्य आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा? तो वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, अन्यथा हम सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करते हैं। हमको जेआरएफ प्राप्त है इकोनॉमिक्स के ऊपर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप इनसे यहां से ज्यादा बेहतर इकोनॉमिक्स आप कहीं नहीं पढ़ सकते हैं। इसी चैनल पे आपको पॉलिटेक्निक, आईटीआई और ऑनर्स यानी इकोनॉमिक्स ऑनर्स की भी पढ़ाई होगी। इसके साथ साथ बिहार पुलिस वगैरह सबकी भी आप तैयारी यहां से कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो आगतों के संयोगों का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? ए, समोत्पाद वक्र। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसमें से सभी को परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? कहता है कि निम्न में किस आगत की मात्रा को दीर्घकाल में परिवर्तित किया जाता है? तो श्रम, कच्चा माल, मशीन, सबको हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। कहता है कि किस स्थिति में संतुलन कीमत तथा मात्रा में परिवर्तन की दिशा एक होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा 14 का हो जाएगा जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। किधर? जब मांग वक्र दाहिने शिफ्ट करता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? कहता है कि राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण है? तो ये निम्नतम निर्धारित कीमत का क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का है। एक सेकेंड, सॉरी, यहां माफ कीजिएगा। ये देखिए हम समझा देते थोड़ा सा। ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा डिमांड है। अब क्या कर दिया, हम किसी को बोले कि भाई देखो यहां से आप ज्यादा कीमत नहीं ले सकते, तो ये क्या कर दिया हम लोग? फ्लोर कर दिए। यानी यहां फ्लोर होता है और ये सीलिंग होती है, इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हो। तो यहां क्या कह रहा है? व्हाट सोल्ड एट राशंस ऑफ एन एग्जांपल ऑफ मिनिमम सीलिंग प्राइस। क्या कहलाएगा? सीलिंग प्राइस, कि इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, वो हमारी ऊपरी कीमत वहां तय कर दी जाती है कि इससे ज्यादा आप वहां नहीं ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्मों का बाजार में प्रवेश और बहिर्गमन कब रुकेगा? जब समान लाभ होती रहेगी। क्या होता रहेगा? समान लाभ जब तक होगा तो कोई भी फर्म उसमें नहीं घुसेगी और ना ही निकलेगी। माफी चाहता हूं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र किस बिंदु पर काटती है? तो ये देखिए, ये हमारा और ये है, तो कहां काट रही है? सॉरी, ये एक सेकंड, ये गलत बन गया। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ये सीधा आंसर बता दें। देखिए ये ऐसे होता है और ये ऐसे मार्जिनल कॉस्ट होता है। तो यहां काटता है एकदम न्यूनतम बिंदु पर। किस पर काटता है? न्यूनतम बिंदु पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी। थोड़ा सा पेन मोटा कर लेते ताकि आपको आसानी से दिखे। एक सेकेंड, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है परिवर्ती अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा स्थिर एवं परिवर्ती आगतों के अनुपात में। तो क्या है? इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विच प्रोपोर्शन इज वेरिड। तो स्थिर एवं परिवर्ती आगतों के अनुपात में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि यदि उत्पादन के कारकों में टी गुना वृद्धि कर दी जाए और उत्पादन भी टी गुना वृद्धि हो तो ये क्या कहलाएगा? हमारा स्थिर अनुपात अनुमापी प्रतिफलन, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है प्रौद्योगिकी प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगी? तो देखो जैसे ही हम लोग को टेक्नोलॉजी आता है तो हमारा सामान सस्ता हो जाता है, तो क्या होगा? हमारा जो पूर्ति वक्र है वो बढ़ जाएगा, पूर्ति ज्यादा होने लगेगी तो दाहिने ओर शिफ्ट करेगी। किधर करेगी? दाहिने ओर, राइट वर्ड शिफ्ट करेगी। ये मान लीजिए हमारा सप्लाई कर्व है तो ये इधर जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट वर्ड शिफ्ट, और इधर आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सॉरी ये एक्सक्यूज, यहां मिस्टेक हो गया, ये लेफ्ट वर्ड, ये है लेफ्ट वर्ड और ये हमारा राइट वर्ड, मतलब कि हम लोग कम कीमत पर ही ज्यादा वस्तु प्राप्त करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट वर्ड, और इधर यदि लगाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट वर्ड। चूंकि आप हाथ रख के देखिए राइट किधर है और लेफ्ट किधर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्तित लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है? तो हमारा 22 का आंसर हो जाएगा न्यूनतम बिंदु पर। किस पर काटता है? न्यूनतम बिंदु पर। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होता है? कुछ ऐसा, ये कौन हो सकता है? कुल परिवर्ती लागत। क्या है? कुल परिवर्ती लागत वक्र। क्या? तो शुरू में घटता है घटता है घटता है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्यू इकाई उत्पादन पर कुल लागत और Q-1 इकाई पर, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सीमांत लागत। क्या हो जाएगा? सीमांत लागत। 24 का बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको यहां से बेहतर आंसर की कहीं नहीं मिलेगा, इसमें 100% सही है क्योंकि हम खुद एक बीपीएससी टीचर हैं और हमारा रैंक 6 था कल्याण विभाग में और 11 था जनरल में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फर्म की कुल संपत्ति एवं कुल लागत का अंतर क्या कहलाता है? टोटल, क्या है? डिफरेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। टीआर माइनस टीसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की स्थिति बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार है? तो ये अल्पाधिकार है। क्या है? अल्पाधिकार है, ओलिगोपोली है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी और दिन ये सारा चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। संतुलन मूल्य से अधिक किसी वस्तु का मांग डी अपेक्षाकृत एस से क्या होगा? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगा। डिमांड क्या होगा? सप्लाई से ज्यादा होगा, तभी तो संतुलन मूल्य से हमको अधिक पैसा देना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है? तो वो गिरावट होती है। क्या होती है? गिरावट होती है। ऐसे अभी तुरंत हम लोग ऐसे देखें, ये सीमांत वक्र था, ये ऐसे धीरे से कटता है और ये हमारा एवरेज कर्व होता है। तो ये क्या होता है? पहले घटता है फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो शुरुआती क्या होता है? गिरावट होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन समीकरण सही है? तो इनमें से सभी सही होंगे, इनमें से सभी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्न में कौन वक्र किस वक्र को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है? कौन वक्र? तो सीमांत लागत वक्र किसको काटता है? तो औसत लागत वक्र को। किसको? औसत लागत वक्र को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी समस्या उत्पन्न होती है? न्यूनतम निर्धारित कीमत मतलब इसको बोलते हैं लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हो गया कि इससे नीचे नहीं कोई खरीद सकता है, तो अधिपूर्ति होता है। क्या होता है? अधिपूर्ति, एक्सेस सप्लाई होने लगता है। यदि मान लेते हैं हमको कोई बोल दे कि भाई 5 रुपए का बिस्किट है और ये 6 रुपए से कोई नीचे नहीं बेचेगा, तो भाई हमको 1 रुपया यहां ज्यादा मिल रहा है इसलिए हम ज्यादा पूर्ति करेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों कीमत स्वीकार्यता हो क्या कहलाता है? तो अल्पाधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्पाधिकार। एकाधिकार में फर्म के पास होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में
उपभोक्ता के पास होता है, बाजार में होता है, और अल्पाधिकार में दोनों को होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। दो विक्रेता किस प्रकार का बाजार की विशेषता है? तो दो विक्रेता अल्पाधिकार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अल्पाधिकार। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है? एकाधिकारी तो असजातीय वस्तु के कारण, नॉन होमोजीनियस। किसके कारण? नॉन होमोजीनियस गुड्स के कारण। यदि सब्स्टिट्यूट है तो डिफरेंट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, तो और सजातीय है तो फिर भी वो परफेक्ट कंपटीशन होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर चला गया। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप एक ऑथेंटिक बीपीएससी टीचर से आप आंसर की देख रहे हैं। जल्दी हम लोगों को स्कूल भी मिलने वाला है, हम 11th एंड 12th को पढ़ाएंगे। इसके साथ हम एनटीए, यूजीसी नेट भी क्वालिफाई है, और इससे भी बढ़ के हमें जेआरएफ प्राप्त है, जिसको हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट में होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है, जिसमें हमें 42,000 से लेकर 47,000 तक सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए स्टाइपेंड दी जाती है। चलिए ये सब खैर अलग बातें हैं, हम लोग तब तक बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र दोनों किस आकार के होते हैं? तो दोनों उल्टे, सॉरी एक सेकेंड, सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र, एक सेकेंड यहां देख लेते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। देखिए एक सेकेंड, तो क्या होता है कि पहले ये ऐसा हुआ सीमांत और ये होता है हमारा औसत। तो ये क्या एक्स अक्ष के समांतर भी नहीं होता, उल्टे एस के आकार का भी नहीं होता, यू के आकार का भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, 25 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उल्टे यू का मतलब होता है ऐसा, यू तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना। चलिए बढ़ते हम लोग, ये होता है यू आकार का कहता, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि सभी आगतों में टी गुनी वृद्धि होती है, उससे उत्पादन में भी टी गुना बढ़ता है, तो ये क्या होगा? स्थिर पैमाने का प्रतिफल होगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। इससे नहीं घबराना है, ये कुछ नहीं है, टी बराबर 1 लिखा है, यदि टी बराबर नीचे करता तो सब घटने लगता, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाता। तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है, ये कॉप डगलस फॉर्मूला का है, तो ये वर्धमान पैमाने का प्रतिफल है। यहां हम एक्सप्लेन नहीं करते, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लेते आए, चाहे वो कैरियर से संबंधित हो या क्लास से संबंधित हो। कहता है निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत जो होती है वो स्थिर लागत के बराबर होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय टोटल चेंज इन क्वांटिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीमांत लागत। क्या बोलते हैं हम लोग? सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट जिसको बोलते हैं। चलिए कहता है अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या कहलाती है? अल्पकाल में औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल, तो ये ऐसा होता है, इसको हम लोग शून्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कोई भी अनअधिमान वक्र के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? अधिमान मानचित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो वस्तुओं के ऐसे संयोग का ग्राफीय निरूपण जो उपभोग के समान संतुष्टि प्रदान करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनअधिमान वक्र, इंडिफरेंस कर्व। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए। कहता है कि वह वस्तु, ये क्वेश्चन नंबर 79 है, वह वस्तु 69 है, माफ कीजिएगा 69 है। वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होता है कहलाता है टिकाऊ वस्तु। क्या कहलाता है? टिकाऊ वस्तु। ये हमारा जो सेट है वो एफ है, आप लोग अपना देख लीजिएगा कौन सा सेट है, और हम क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, मिलाते जाइए। कहता है दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार की जाती है? तो मध्यवर्ती जो है उसकी 2 बार की जाती है। नेशनल अकाउंटिंग का चैप्टर का है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि 2023 का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 की कीमतों से की जाएगी, तो 2023 हो जाएगा हमारा चालू वर्ष और 2010 आधार वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है अनअधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापन दर ऋणात्मक होती है, यानी हासमान होती है। क्या होती है? हासमान, निगेटिव, डिक्रीजिंग होती है। चलिए अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उपभोक्ता, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहां 34।
उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बजट रेखा अनअधिमान वक्र को क्या करती है? ये देखिए, ये हो गया हमारा अनअधिमान वक्र और ये हमारा होता है बजट लाइन। तो ये दोनों को एक दूसरे को स्पर्श करती है। क्या करती है? स्पर्श करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते 34 का बी। चलिए 35 कहता है कि मांग वक्र की ढाल क्या होती है? तो मांग वक्र ये ऋणात्मक होती है, बिना कुछ सोचे समझे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। आप अभी जो चीज कर रहे हो, आपके पास पैसा आ जाएगा, क्या करेगा? जो आपके जनरल चीजें हैं उपयोग करने का, वो बढ़ाने लगेगा, तुरंत आप ज्यादा ज्यादा खर्च कीजिएगा। कहता है कि बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों की मांग के वक्र का क्या होता है? योग होता है। बिल्कुल होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि बैंक, एक सेकंड थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। बैंक के जमा पर ब्याज की दर की अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी? बैंक के जमा पर ब्याज की दर अपेक्षा ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी? कम होगी ना। क्या मिल रहा है हमको? कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कम होगा ना। जो हम पैसा रखते हैं बैंक में और जो हमको देता है, तो हमको तो कम मिलता है ना, उससे हमको ज्यादा देना पड़ता है। चलिए, यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी है तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। क्या करेगा? क्रय करेगा, जिससे कि लोगों के पास पैसा चला जाए, जो आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है लोगों में चला जाए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि उपभोग फलन सी बराबर सी बार प्लस सी वाई में सी क्या है? तो ये हमारा है चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर चले गए। कहता है कि एक सेकंड थोड़ा सा, एक क्वेश्चन और हम लोग डक कर रहे हैं। अच्छा, ये पता नहीं चला किस क्वेश्चन का है। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि वस्तु की मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो इलास्टिसिटी ऑफ क्या होगा? मांग की लोच क्या होगी? देखिए ये इलास्टिसिटी क्या होगा? ये ऐसा है, ठीक है। तो ये क्या है पूरा? तो इलास्टिसिटी इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो गया होगा। चाहे आप प्राइस यहां ला दो, यहां ला दो, इसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये होता है, यहां होता है इलास्टिसिटी 1, यहां ग्रेटर देन 1, और यहां क्या होता है? इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और यहां होता है इलास्टिसिटी 1 से कम, और यहां इलास्टिसिटी क्या होता है? 0 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, ओके, यहां एक सेकेंड थोड़ा सा माफ कीजिएगा, यहां 0 होगा। एक सेकेंड, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? तो यहां देख रहे हैं कि हम वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग में कोई परिवर्तन नहीं है, मांग में परिवर्तन 0 हो रहा है, जबकि प्राइस में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो 0 में किसी चीज से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का बी होगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हो जाता है। एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वहां मांग वक्र की लोच क्या होगी? देखिए ये है ऐसा, यहां पे मांग वक्र की लोच क्या होती है? यहां होता है 1, यहां ग्रेटर देन 1, यहां इनफाइनाइट, और यहां क्या होता है? 0। यहां क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मांग वक्र का समीकरण P इंटू क्यू इक्वल टू ई, जहां P और Q मात्रा है, E स्थिर है, तो इस मांग वक्र का क्या आकार होगा? तो आयताकार अति परवलय होगा। क्या होगा? आयताकार अति परवलय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। कहता है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ जाएगा। क्यों भाई? आप अब जितना कमाते उसमें ज्यादातर पैसा बचा लेते हैं, बचाने की प्रवृत्ति, तो आप जो सेविंग करो वो ज्यादा होगा ना। चलिए कहता है कि जिन परिवर्तनों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है उसको हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर। चलिए निम्न में कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है? तो इसमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
कहता है निम्न में कौन व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है? तो बुनकर क्या कर रहा है? वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? तो डी नंबर फल जो है कि वो भौतिक पूंजी नहीं है। कहता है कि ये समीकरण दिया हुआ कौन सा स्वायत्त है? तो ये तीनों जो है वो स्वायत्त है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। तीनों क्या है? ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उपभोग फलन C इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई में C क्या मान होता है? तो देखिए ये जो है कि C का जो मान है वो 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इनमें से सभी बोलेंगे 0 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ कीजिएगा। चलिए 100 क्वेश्चन इसलिए थोड़ी खांसी भी हो रही है। इसमें सारे क्वेश्चन है। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है तो K इक्वल टू होता है 1 बाय MPS और ये होता है 1 बाय 1 माइनस MPC, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? असीमित। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता प्रभावी मांग सिद्धांत 45 डिग्री को दर्शाती है इनमें से सभी। क्या दर्शाती है? इसमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र द्वारा लिया जाता है? तो ये पारिवारिक क्षेत्र द्वारा। किससे लिया जाता है? पारिवारिक क्षेत्र द्वारा, हाउस होल्ड द्वारा। चलिए अगला बढ़ते हम लोग। कहता है कि निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु क्या होता है? विदेश में विक्रय किया जाता है। निर्यात में किसी वस्तु द्वारा, किसी देश द्वारा वस्तु विदेश में विक्रय किया जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कहता उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं? तो उद्यमी को लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग। 68 कहता है किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका करती है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों तरह की अर्थव्यवस्था में करता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता सीमित संसाधनों का विनिमय, सॉरी यहां नहीं दिख पा रहा है, अच्छा एलोकेशन, ठीक है। ये है क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है। कहता है कि निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? तो यहां गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा अवसर लागत। अवसर लागत को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक लागत भी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन गलत है, ये नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? अवसर लागत। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए ये निर्णय कौन लेता है? ये निर्णय कौन लेता है? तो बाजार तंत्र। चलिए अगला देखते हैं। कहता है बाजार शब्द का आशय क्या है? तो स्थान, चौक, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि ऑथेंटिक +2 के बीपीएससी +2 टीचर से आप पढ़ पाए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वस्तु की मांग पूर्ति से अने उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ये बीएसटी हो जाएगा, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिविधान होता है? यहाँ थोड़ा क्वेश्चन प्रिंट थोड़ा नहीं आ रहा है, तो आप इसमें बताइएगा किसका आंसर क्या होगा। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन होगा, मेरे पास इस तरह का पीडीएफ आया हुआ है। चलिए कहता है अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि बजट रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2m हो तो P1 और P2 का मतलब क्या है? वस्तु 1 और 2 का मूल्य। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है क्वेश्चन नंबर, अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? तो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो इसको हम लोग व्युष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? व्युष्टि अर्थशास्त्र। चलिए बढ़ते हम लोग जिसको माइक्रो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63। कहता वर्ष 29 से 33 के बीच हर एनवा अमेरिकी, तो ये तीसरा अमेरिकी जो है वो की बेरोजगार था। तीसा की मंदी जब आई थी, इसमें पढ़े थे आपके साहब, इसी से फेमस हुए थे इसके बाद ही। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथ में होता है?
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहते हैं अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्रक द्वारा किए गए व्यय को क्या कहते हैं? हम लोग उपभोग व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोग व्यय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है? तो कच्चा माल और मध्यवर्ती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता सकल मूल्य वर्धित माइनस ए निवल मूल्य वर्धित है, इसको क्या कहेंगे? तो मूल्यह्रास कहेंगे। क्या बोलेंगे? मूल्यह्रास। ए यहाँ क्या है? मूल्यह्रास है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 100वां क्वेश्चन है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है? तो मौद्रिक सकल घरेलू, तो मौद्रिक हम लोग वर्तमान कीमत पर करते हैं। किस पे करते हैं? वर्तमान पर करते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विनिमय दर में मूल्यह्रास से क्या घटेगा? तो हम लोग देखते हैं यहां कि अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है विनिमय दर में मूल्यह्रास से क्या घटेगा। तो मूल्यह्रास से क्या होता है हमारा? कहता है व्हाट विल डिक्रीज ड्यू टू एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 88 का। एक सेकेंड, विनिमय दर में मूल्यह्रास से हमारा आयात घटेगा तो निर्यात घटेगा और आयात बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 90, निम्न में कौन बड़ा है? खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक? तो जो बंद अर्थव्यवस्था का गुणक है वो बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 90 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत 100 क्वेश्चन एक साथ में बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। कहता है कि निम्न में किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। चलिए कहता है 72 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2020 का उपभोग मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए किस वर्ष के मूल्य से तुलना की जाएगी? तो आधार वर्ष। किससे? आधार वर्ष। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो प्राप्त निवल कारक आय होगी वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी? ऋणात्मक होगी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निवल अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष माइनस जेड क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष कर। सॉरी यहां थोड़ा सा उपादान का मतलब यदि सब्सिडी हो तो ये सब्सिडी होगा। यहां देखते हैं नेट फैक्टर लिखा हुआ है, तो हम ऐसे इसको यदि हम इसको सब्सिडी माने तो ये हो जाएगा हमारा जेड बराबर सब्सिडी होनी चाहिए। उपादान का मतलब पता नहीं है, फैक्टर तो नहीं होना चाहिए, यहां सब्सिडी होनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है? तो ये उपदान का है, सब्सिडी का है। ठीक है, उपदान वहां सब्सिडी होगा, वही हम ही सही है। चलिए 75 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम के रूप में सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? तो सोना का सार्वभौमिक स्वीकार्यता आप किसी को दीजिए सब ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्य वृद्धि से लेन देन व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। भाई क्यों? तो मान लीजिए 10 रुपए में आप चीनी खरीदते थे, 15 रुपये हो गया, तो आप ज्यादा पैसा चाहिए ना आपको खरीदने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में M1 का कौन सा घटक सही है? तो ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 79, कहता है आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है? तो आवधिक जमा खाता में रखा जाएगा। भाई आसान सा सवाल है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है कि करेंसी सीयू हो और जमा डीयू हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा? सीयू अपॉन डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है? आय के वितरण को बदलने के लिए धनी से अधिक कर, गरीब पर अधिक खर्च, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे मुख्य मद क्या है? पूंजीगत प्राप्तियां तो सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर की बिक्री से प्राप्त होना। आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर्स आपको एक साथ 100 क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएगा, पर हम आपको एक साथ 100 क्वेश्चन का आंसर A to Z 100% सही बता रहे हैं, वो भी आप ऑथेंटिक बीपीएससी टीचर से पढ़ रहे हैं।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है निर्गत वृद्धि, उच्च रोजगार, ये तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है सरकारी व्यय गुणांक होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल जी इक्वल टू 1/1/c। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है संतुलित बजट का गुणांक होता है 1। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किसकी अगली पीढ़ी का बोझ है, तो जो ऋण है वो अगली पीढ़ी के पर बोझ पड़ेगा। चलिए क्योंकि हम उसको फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। परिसंपत्तियों, मुद्रा, स्टॉक, मानपत्र आदि क्रय मूल्य वितरण किस खाते में रखा जाता है, इसको चालू खाते में रखा जाता है। किसमें? चालू खाता में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये क्वेश्चन छोटा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है कि निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है, तो ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूल्यह्रास बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूंजीगत वस्तुओं का क्रय विक्रय कौन करता है, तो पूंजीगत वस्तुओं का कौन करेगा? उद्यमी करेगा भाई, वही तो सब कुछ लगाता है ना, उपभोक्ता क्यों करेगा? किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो पूंजी से आती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सरल अर्थव्यवस्था के आय के बर्तुल प्रवाह, बर्तुल यहां क्या अर्थ हो रहा है हमें नहीं पता, आप खुद बताइएगा, क्योंकि इसका इंग्लिश भी अवेलेबल नहीं है। तो यही थे हमारे सारे 100 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपके लिए कभी काफी सार्थक हुआ होगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको इस चैनल से कितना फायदा होता है। धन्यवाद।